नमस्कार दोस्तों, FIS में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक ओशन करंट, महासागरीय जलधाराओं की बात हम लोग आज करेंगे। महासागरीय जलधाराएं, इनकी परिभाषा क्या है सबसे पहले हम लोग समझते हैं। महासागरीय जलधाराएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर समुद्र में या ओशन में जल का बहाव, उसे हम ओशन करंट कहते हैं। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर एक निश्चित दिशा में जल के प्रवाह को ओशन करंट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो ओशन करंट हैं इनके बारे में कुछ हमारी उत्पत्ति के जो काजेज ऑफ ओशन करंट, इनके उत्पत्ति के कुछ कारण हैं। कारण में कुछ अर्थ से रिलेट करके हैं, कुछ ओशन से रिलेट करके हैं, कुछ एटमॉस्फेयर से रिलेट करके। ये मेजर जो फैक्टर हैं। अगर हम अर्थ की बात करें, रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो घूर्णन है, घूर्णन के कारण जो है कोरियालिस जो फोर्सेज या डिफ्लेक्शन जो उत्पन्न होता है, उसके कारण जो है जो हमारी धाराएं हैं इनको मूवमेंट मिलता है, अर्थात ये चलती हैं। एक फैक्टर्स ये है। फिर दूसरा जो फैक्टर्स है वो एटमॉस्फेरिक फैक्टर, वायुमंडलीय जो कारण है। एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स में जैसे वर्षा का, रेनफॉल का होना, एयर प्रेशर हो गया, तो ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे मान लो कि एवोपरेशन हो गया, इंसोलेशन हो गया, ये सारे फैक्टर हैं जो इम्पैक्ट डालते हैं, प्रभावित करते हैं किसे, हमारे ओशन करंट के ओरिजिन को। फिर इसके बाद जो है कुछ ओशनिक फैक्टर्स हैं, महासागरीय जो कारक हैं वो क्या हैं कि जैसे प्रेशर ग्रेडियंट की बात है। जो ओशन में प्रेशर ग्रेडियंट होता है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, एक वो फैक्टर। दूसरा टेम्परेचर डिफरेंसेस, कहीं पर ज़्यादा टेम्परेचर, कहीं पर कम टेम्परेचर। सैलिनिटी की बात, लवणता की, और डेंसिटी और मेल्टिंग ऑफ आइस कि वहाँ पर घनत्व किसका कम है, ज़्यादा है। फिर वो साथ में कि आइस किस एरिया में ज़्यादा मेल्ट हो रही, पिघल रही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है ओशन करंट के ओरिजिन पर। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि मेन फैक्टर्स कॉजिंग चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ ओशन करंट, मतलब मुख्य कौन कौन से मुख्य फैक्टर हैं कि जिनकी वजह से ओशन करंट की डायरेक्शन दिशा में चेंज आते हैं। तो वो मेन फैक्टर हैं, सबसे पहले परमानेंट विंड, जो प्रचलित पौने हैं, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज विंड, ये सारी। उसके बाद जो है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान में जो भिन्नता है, इसके कारण डिफरेंस इन सैलिनिटी, मतलब जो लवणता है उसमें जो अंतर है, ये फैक्टर। एवोपरेशन, वाष्पीकरण, अर्थ रोटेशन, कोस्टल लाइन मतलब फॉर्म या उसका आकार कैसे है उस पर निर्भर करता है। चेंज ऑफ सीजन, और जो ऋतु में परिवर्तन आता है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो उसकी दिशा में चेंज लाते हैं जलधाराओं के, वो मेन फैक्टर्स हैं। तो इसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले, अगर परमानेंट विंड की बात करें तो प्रचलित पवनों के जलधाराओं की उत्पत्ति और इनकी डायरेक्शन की जो चेंज है, जो उत्पत्ति में अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी भूमिका होती है जो परमानेंट विंड है, अर्थात प्रचलित पवने हैं, स्थायी पवने हैं। क्योंकि जो ये जलधाराएं चलती हैं, ज़्यादातर जलधाराएं जो है इनके प्रभाव में आकर ही इसमें ये जल फ्रिक्शन होता है, मतलब विंड का वाटर पर फ्रिक्शन होता है, और उसी वजह से वाटर को, जल को मूवमेंट मिलते है, गति मिलती है। इस वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ वो गतिशील होते हैं। एक फैक्टर जैसे एग्जाम्पल है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रेड विंड है, और इस ट्रेड विंड के सहारे बहुत सारी जो इक्वेटोरियल जो जलधाराएं चलती हैं, मतलब तीनों ओशन में, चाहे वो इंडियन ओशन की बात करें, अटलांटिक ओशन की या पैसिफिक ओशन, किसी भी ओशन की अगर बात करें, तो जो ट्रेड विंड का प्रभाव पड़ता है, इसकी वजह से जो जलधाराएं चल रहे हैं ओशनिक। अब जैसे अटलांटिक ओशन की बात करेंगे तो इक्वेटोरियल जो जलधारा चल रही है नॉर्थ और साउथ, और इधर भी करेंगे तो नॉर्थ और साउथ। इंडियन ओशन की बात करें, नॉर्थ और साउथ जो है जलधाराएं इक्वेटोरियल चल रही हैं। अब इसके कुछ ऐसी जलधारा हैं जो इसके विपरीत दिशा में भी चलती हैं, उसे काउंटर इक्वेटोरियल करंट बोलते हैं या विपरीत जलधारा बोलते हैं, जो इससे मतलब जो ट्रेड विंड है इसके विपरीत दिशा में जाती है, उसे बोलते हैं काउंटर इक्वेटोरियल ट्रेड विंड।
क्योंकि इक्वेटर के सहारे जो एक विंड चलती है वेस्ट टू ईस्ट दिशा में, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज विंड, उसी के प्रभाव की वजह से ये जो है आगे की तरफ जो है वेस्ट टू ईस्ट जलधारा चलती है। लेकिन इनकी क्वांटिटी बहुत कम होती, मात्रा जो है बहुत कम मात्रा में ये पानी जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा पाते हैं। मैक्सिमम जो है ये ईस्ट टू वेस्ट ही आती हैं। अब इसके बाद जो है अगर हम फिर बात करें कि एक तो इक्वेटोरियल, दूसरा वेस्टर्लीज जो विंड है, इसके प्रभाव में जो जलधाराएं चलती हैं वो पश्चिम से पूर्व दिशा में वेस्ट टू ईस्ट उनकी डायरेक्शन होती हैं। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हमारा फैक्टर है जो कारक है वो है टेम्परेचर वेरिएशन। अगर किसी क्षेत्र में तापमान अधिक है तो वहाँ का जो जल स्तर गर्म होकर हल्का हो जाएगा, हल्का होने की वजह से उसका जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। और जिस क्षेत्र में टेम्परेचर कम है वहाँ का जल स्तर जो है नीचे रहेगा, क्योंकि वहाँ का जल जो ठंडा है, ठंडा होने की वजह से जल स्तर नीचे रहेगा। तो इस तरह से पोल से इक्वेटर की तरफ और इक्वेटर से पोल की तरफ जो है टेम्परेचर कम ज़्यादा होने की वजह से जलधाराएं चलती रहती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं जो हमारी ये ओशन में पाई जाने वाली सैलिनिटी है, लवणता है। लवणता का भी बहुत हद तक प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र में सैलिनिटी ज़्यादा है, लवणता ज़्यादा है, वहाँ जो वाटर की जो डेंसिटी है वो हाई है, तो वहाँ पर जल स्तर नीचा हो जाता है। जहाँ पर कंपैरेटिवली जो है लवणता कम है वहाँ का जल स्तर ऊँचा होता है। तो हाई जो ऊँचा जल स्तर है वहाँ से जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा है, अर्थात लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी की तरफ जो है जलधाराओं में मूवमेंट होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि ये अटलांटिक जो ओशन है, अटलांटिक ओशन से ये मेडिटेरियन सी की तरफ जो है जो जलधाराएं चलती हैं, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। क्योंकि मेडिटेरियन सी का लवणता है कि उसकी जो लवणता है वो ज़्यादा है किससे, अटलांटिक ओशन की तुलना में। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं एवोपरेशन, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो वाष्पीकरण का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि यदि जो है किसी क्षेत्र में वाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ जल स्तर जो है क्या होगा कि नीचे हो जाएगा, और जिस क्षेत्र में रेनफॉल ज़्यादा हो रही है वहाँ पर जल स्तर ऊँचा हो जाएगा। तो हाई जो जल स्तर जहाँ पर ऊँचा है वहाँ से जहाँ पर लो जल स्तर है वहाँ की तरफ जो है स्लोप मिल जाएगा और जो है जलधाराएं चलने लगेगी। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन के आसपास जो है और जहाँ पर डेजर्ट पाया जाता है, सहारा वाला रीजन, वहाँ पर एवोपरेशन ज़्यादा होता रहता है। तो आप यहाँ इक्वेटोरियल पे जो है वर्षा ज़्यादा होती रहती है। तो इसके सारे एग्जाम्पल मतलब किसी क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जहाँ पर एवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पर जल स्तर नीचा हो जाएगा, जहाँ रेनफॉल ज़्यादा हो रहा है वहाँ जल स्तर ऊँचा हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का जो घूर्णन है इसकी वजह से क्या होता है कि एक चक्र बनता है, मतलब दीर्घ वृत्ताकार चक्र बनता है, जो जिसे एक टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं गायर। ठीक है, ये क्या है कि ये गायर इसके रोटेशन की वजह से जो ओशन करंट है, महासागरीय जलधाराएं हैं, जिससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इनकी डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज हो जाती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है। अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो ये देखो क्लॉकवाइज इनकी डायरेक्शन हो रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में इनकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है। तो इसके जो मिड में, ये चक्र के मिड में जो एरिया है ये इसी को हम बोलते हैं गायर। तो ये जो चक्र बन रहा है इसे हम गायर बोलते हैं। और ये जो अटलांटिक ओशन की अगर हम बात करें कि इसके जो मिड वाला हिस्सा है यहाँ पर वाटर जो है एकदम शांत रहता है इस रीजन में, इस क्षेत्र में, और इसीलिए यहाँ पर जो है प्लैंकटन वगैरह बहुत पाए जाते हैं। सारगैसो सागर यहाँ पर है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि तट रेखा की आकृति, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये जो है अगर जो आकृति है स्लोप, वहाँ उस आकृति की वजह से जो जलधाराएं हैं उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा में चेंज आता है। जैसे एग्जांपल्स हम आपको बताएंगे कि कुछ जलधाराएं हैं ऐसी हैं जिनकी वजह से, मतलब सिर्फ आकृति की वजह से इनकी डायरेक्शन चेंज हुई। जैसे ये जो साउथ इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन करंट है, ये जलधाराओं की वजह से इनकी डायरेक्शन जो है चेंज हुई है। अब ये जो है जो साउथ में आ रही थी यहाँ पर
ब्राज़ीलियन कोस्टल एरिया से टकरा कर एक हिस्सा इसका ऊपर की तरफ नॉर्थ में कैरेबियन सी की तरफ चला जाता है और दूसरा हिस्सा जो है साउथ अटलांटिक की तरफ मुड़ जाता है। सेम इसी तरह से जो नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल जलधारा जा रही, ये फ्लोरिडा के तट से टकरा कर, ये फ्लोरिडा है, इसके तट के टकरा के गल्फ ऑफ स्ट्रीम की जलधारा बन के आगे की तरफ ही जाती हैं। दूसरा जो है इंडिया के रेफरेंस में हम देख सकते हैं कि इंडिया के रेफरेंस में पेनिनसुला से टकरा कर विंटर सीजन में इसकी दिशा नॉर्थ ईस्ट हो जाती है, जबकि समर सीजन में इसकी दिशा जो है इंडियन ओशन में क्या हो जाती है, साउथ और वेस्ट हो जाती हैं। तो ये एग्जाम्पल्स। इसके बाद जो है ऋतु जो है, ऋतु का भी इम्पैक्ट पड़ता है कि ऋतु जैसे अभी बताया कि अगर मान लो हम इंडियन ओशन विशेष तौर से ऋतु का इम्पैक्ट जो है इंडियन ओशन में देखने का आपको मिलेगा, क्योंकि इंडियन ओशन में क्या है कि ये जो है सेमी जो है ओशन कहलाता है, अर्ध जो है महासागर है, क्योंकि नॉर्दर्न हिस्से में ज़्यादा लैंड है, जैसे वो पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है, तो दोनों हिस्से में मतलब बराबर ओशन है। जबकि इंडियन अगर ओशन की बात करें, अगर हम इक्वेटर से करें तो इक्वेटर के बाद देखोगे तो साउथ में तो इंडियन ओशन पूरी तरह से है, पर नॉर्थ में लैंड पार्ट है तो इंडियन ओशन कम है। तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कि सेमी जो है ओशन मतलब अर्ध महासागर है। तो इस वजह से जो है इस पर भी सीजनल इम्पैक्ट पड़ता है, तो डायरेक्शन चेंज होने में। तो समर सीजन में इसकी डायरेक्शन साउथ वेस्ट होगी जलधाराओं की, जैसे कि ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि समर सीजन में इसकी दिशा जो है ये साउथ वेस्ट जो है हो रही है, जा रही है साउथ वेस्ट, और जबकि विंटर सीजन में इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है। विंटर सीजन में इसकी दिशा इस तरह से है, नॉर्थ ईस्ट है, ये है। तो ये जो है आपने कुछ ऐसे फैक्टर्स, कुछ ऐसे कारक देखे जिनकी वजह से इनकी डायरेक्शन, इनकी दिशा में चेंज आता है। अब इसके बाद जो है टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर जलधाराओं को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जलधाराओं को 2 भाग में विभाजित किया गया है। तो ये जलधाराएं जो 2 पार्ट में डिवाइड हैं, एक को बोलते हैं वार्म ओशन करंट, दूसरे को बोलते हैं कोल्ड ओशन करंट। तो यहाँ वार्म और कोल्ड का बस ये इतना रेफरेंस समझिएगा कि इक्वेटर, अगर कोई जलधारा इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है, लास्ट तक पोल तक, अगर वो इक्वेटर से उसकी डायरेक्शन है, इक्वेटर से जा रही तो इसे बोलेंगे वार्म ओशन करंट। और अगर कोई जलधारा पोल से इक्वेटर तक आ रही है तो इसे हम बोलेंगे कोल्ड ओशन करंट। वार्म और कोल्ड का यहाँ पर सिर्फ जो यही मतलब है कि जो इक्वेटर से जा रही है, इक्वेटर की तरफ से जा रही है, उसे हम वार्म वाटर करंट बोलेंगे या ओशन करंट बोलेंगे। जो पोल से आ रही है उसे कोल्ड ओशन करंट बोलेंगे। अब इसके बाद जो है एक टर्म है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट क्या होता है, प्रवाह क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि ड्रिफ्ट जो है, जब कोई जलधारा विंड के या पवनों के प्रभाव में वो आगे की तरफ बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। जैसे अटलांटिक ड्रिफ्ट, तो इस तरह से साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो गति है और जो इनकी दिशा है कोई डिसाइड नहीं रहती, ये बदलती रहती है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की जो वार्म ओशन करंट के कुछ एग्जांपल्स भी देख लेना चाहिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे गल्फ स्ट्रीम की जलधारा, अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, क्यूरियोसियो ओशन करंट, ब्राज़ीलियन ओशन करंट, ये सब कैसी हैं, सब ये वार्म करंट हैं, वार्म जो है ओशन करंट हैं। जब कोल्ड करंट की बात करें कि जो पोल से आ रही है इक्वेटर की तरफ, अर्थात यहाँ से चली है इक्वेटर की तरफ आ रही है, तो इसे हम बोलेंगे कोल्ड ओशन करंट। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे लैब्राडोर की जलधारा, क्यूरियोसियो की जलधारा, कैलिफोर्निया, कैनारी, पेरू और बेंगुला की जलधारा। ये जो है जलधाराएं हैं जिसे हम कोल्ड ओशन करंट बोलते हैं।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी जलधाराएं हैं जो अटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं, कौन कौन सी पैसिफिक ओशन में पाई जाती हैं, फिर कौन कौन से इंडियन ओशन पाए जाते हैं, फिर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन सी जलधारा जो अटलांटिक ओशन में पाई जाती हैं उनकी बात करते हैं। इक्वेटर के सहारे अगर हम देखते हैं तो इक्वेटर के सहारे जो जलधाराएं चल रही हैं तो ये ऊपर नॉर्थ अटलांटिक, नीचे साउथ अटलांटिक। नॉर्थ अटलांटिक की तरफ इक्वेटोरियल नॉर्थ अटलांटिक ओशन करंट और जो नीचे है इक्वेटोरियल साउथ अटलांटिक ओशन करंट। तो जो ये नॉर्थ अटलांटिक करंट ओशन करंट है फिर आगे जाके फ्लोरिडा के नाम से जानी जाएगी। फ्लोरिडा से आगे ये जो है गल्फ ऑफ स्ट्रीम बन जाती है, जो इसके प्रभाव में इसके वेस्टर्नलीज विंड के प्रभाव में ये आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है, जो वेस्टर्न यूरोप के साथ साथ होते हुए नॉर्वे तक ये चली जाती है। इसकी वजह इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा अभी आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद इसी की एक ब्रांच जो है यहाँ पर ये मुड़ जाती है, जिसे हम कनारी की कोल्ड करंट कहते हैं, कनारी की ठंडी जलधारा। ये फिर कनारी की ठंडी जलधारा जो आकर फिर इक्वेटर के सहारे नॉर्थ इक्वेटोरियल अटलांटिक ओशन के सहारे मिल जाती है। फिर इसके बाद पूरा जो एक साइकिल बन जाता है जिसे गायर बोल रहे थे, पूरी उसी की आकृति बन जाती है, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो क्लॉकवाइज आ रही है और सदर्न हेमिस्फीयर में जो साउथ इक्वेटोरियल जल ओशन करंट थी। अब साउथ इक्वेटोरियल यहाँ ब्राज़ील के कोस्टल एरिया पे आई, तो ब्राज़ील के कोस्टल एरिया पे आने के बाद यहाँ से टकराने के बाद इसकी एक शाखा जो है वो कैरेबियन सी की तरफ चली गई और दूसरा जो नीचे की तरफ साउथ की तरफ आई इसे ब्राज़ीलियन ओशन करंट कहते हैं। ये आगे की तरफ आई, फिर जो नीचे ऐसे फिर ये मुड़कर आगे जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर बेंगुला की कोल्ड करंट है। बेंगुला की जो ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा की वजह से आप देखोगे कि इधर कनारी की और इधर बेंगुला की, ये दोनों जलधाराएं हैं जिनकी वजह से अफ्रीका महाद्वीप के जो वेस्टर्न साइड है यहाँ पर क्या पाया जाता है, ट्रॉपिकल डेजर्ट पाया जा रहा है। अब इसके बाद जो है इधर की तरफ देखेंगे, नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ जो ओशन करंट आ रही है इसे बोलेंगे फॉकलैंड की कोल्ड करंट। और इसी वेस्टर्नलीज विंड के प्रभाव में अटलांटिक जो करंट है, ओशन करंट है, वो आगे की तरफ अटलांटिक ड्रिफ्ट के रूप में आगे की तरफ चलती जाएगी और जाके वो इंडियन ओशन से मिलते हुए आगे जो है की तरफ बढ़ती चली जाएगी। और इधर जो है अगर हम नॉर्थ अटलांटिक की अगर बात करें कोल्ड करंट की, तो कोल्ड करंट के रूप में जो है लैब्राडोर की ठंडी जलधारा है और इधर से ग्रीनलैंड की ठंडी जलधारा है। तो इस तरह से कुछ चीज़ के नाम थे जो अटलांटिक ओशन में करंट पाए जाते हैं, कुछ वार्म हैं कुछ कोल्ड हैं। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि पैसिफिक ओशन में कौन कौन सी जलधाराएं पाई जाती हैं और इन पैसिफिक ओशन में जो जलधाराएं पाई जा रही हैं फिर वही सेम चीज़ यहाँ भी कि कुछ इक्वेटोरियल है, नॉर्थ इक्वेटोरियल जलधारा, कुछ साउथ इक्वेटोरियल जलधारा है और इसके जो अपोजिट नॉर्थ मतलब अटलांटिक में भी पैसिफिक में भी जो जलधारा चल रही है उसे बोलेंगे इक्वेटोरियल काउंटर ओशन करंट। ठीक है, इसके जो अपोजिट जाती है उसे इक्वेटोरियल काउंटर ओशन करंट बोलते हैं। अब ये जो आगे जाकर ये इंडोनेशिया के आसपास जो है और यहाँ जापान के आसपास ये मुड़ जाती है नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ की तरफ मुड़ने के बाद इसे क्यूरोसियो की गर्म जलधारा कहते हैं। फिर यही क्यूरोसियो की गर्म जलधारा आगे वेस्टर्नलीज विंड के प्रभाव में नॉर्थ पैसिफिक ड्रिफ्ट बन जाती है और इसकी एक ब्रांच जो है जो एक यहाँ साउथ की तरफ मुड़ जाती है जिसे हम बोलते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। और कैलिफोर्निया की कैसी जलधारा है, कोल्ड करंट है। कैसी है, कोल्ड करंट है और इसकी एक शाखा जो है आगे की तरफ बढ़ जाती है गर्म, जो अलास्का के आसपास तक पहुंचती है, लेकिन ये अलास्का तक जा रही है लेकिन वार्म करंट है। फिर ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो ऊपर से जो ठंडी जलधारा आ रही है, ठीक है, ओयोसो की जलधारा है और या यहाँ पर क्यूराइल है उसकी जलधारा। तो ये ऊपर से दो ठंडी जलधाराएं हैं आती हैं और यहाँ पर कैलिफोर्निया की जलधारा, इसको ध्यान में रखना है।
और फिर इसके बाद जो है साउथ की अगर हम बात करते हैं, साउथ वाली जो साउथ पैसिफिक ओशन की जलधारा है, साउथ इक्वेटोरियल ओशन करंट, फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पास से आके इसे मुड़ जाती है जिसे वो ईस्ट ऑस्ट्रेलियन ओशन करंट कहते हैं। फिर ये आगे की तरफ बढ़ती है, फिर आगे की तरफ यहाँ पे पेरू की ठंडी जलधारा आगे मिल जाती है, फिर गेयर बन जाता है, फिर एक साइकिल बन जाती है इस तरह से पैसिफिक ओशन में। और इसके नीचे जो है जो कोल्ड करंट चल रही है पैसिफिक जो है ड्रिप के रूप में वेस्टर्लीज विंड के प्रभाव में आगे की तरफ चली जा रही है, फिर ये अटलांटिक ओशन से फिर इंडियन ओशन की तरफ कंटिन्यू, अर्थात सब आपस में कनेक्ट हैं ओशन, और ये जलधाराएं भी आपस में कहीं ना कहीं किसी रूप में कनेक्ट हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इंडियन ओशन में जो जलधाराएं पाई जाती हैं, अभी मैंने बात किया कि ये जो इंडियन ओशन है ये सेमी जो है ओशन होने की वजह से इसमें जो जलधाराएं हैं विशेष तौर से जो काउंटर इक्वेटोरियल ओशन करंट है वो सिर्फ विंटर सीजन में पाई जाती है, समर सीजन में नहीं पाई जाती है। क्योंकि जब समर सीजन आता है, समर सीजन में सन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ जाने की वजह से जो इक्वेटोरियल काउंटर करंट है वो लैंड पार्ट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तो लैंड पार्ट पे ओशन करंट चल नहीं सकती, इसलिए वो नहीं पाया जाता है। और इनकी जो डायरेक्शन होती है साउथ वेस्ट इक्वेटोरियल है, मानसूनी ड्रिप कह सकते हैं जलधाराएं, और फिर इधर मुड़ जाती है। और फिर जो है जब ये समर सीजन की बात हो रही है, लेकिन ये नॉर्दर्न इंडियन ओशन की बात हो रही है, अर्थात उत्तरी जो है हिंद महासागर की, जबकि दक्षिणी हिंद महासागर की जो जलधाराएं हैं वो दोनों सीजन में साउथ इक्वेटोरियल जो जलधारा है, आगे ये अगुलहास की जलधारा हो जाती है या मोजाम्बिक जलधारा, फिर आगे जाकर वेस्टर्नलीज विंड ड्रिफ्ट बन के फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की वो जो ये करंट बन जाती है, ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट बन जाती है, जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी जो आप ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है उसके पश्चिमी हिस्से पे ये पाई जाती है कोल्ड करंट। ठीक, तो ये साउथ वाली जो साइकिल है इंडियन ओशन की चलती रहती, पर नॉर्थ वाली साइकिल जो है वो ऋतु के हिसाब से वो चेंज होती रहती है। अब देखो नॉर्थ में जो समर सीजन में इसके साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जब हम विंटर सीजन की बात करते हैं तो इसके विंटर सीजन में इसकी डायरेक्शन हो जाती है नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट ऐसे होकर फिर ये चलती है। लेकिन विंटर सीजन में क्या है कि जो इक्वेटोरियल काउंटर ओशन करंट है वो भी विजुअल हो जाती, वो भी दिखाई देने लगती है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट, जो ओशन करंट है इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि वहाँ के लोगों पर, वहाँ की वनस्पतियों पर, वहाँ के जीवों पर, ठीक है, और वहाँ के स्टेट पर, वहाँ की क्लाइमेट पर, इन सब के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट का, अगर ओशन करंट की अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो पड़ता है यहाँ क्लाइमेट पर, जो कोस्टल एरिया का जलवायु का जो इम्पैक्ट पड़ता है वो विशेष तौर से कोस्टल जो रीजन पे कंट्री हैं लोग रहते हैं उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे इसका कि जो वहाँ पर जिन तटीय क्षेत्रों में, जिन कोस्टल एरिया में ओशन करंट चलती हैं वहाँ के ये जो है वेदर की जो कंडीशन है उस पे जो है पर्याप्त जो है इम्पैक्ट इनका पड़ता है। जैसे इसका एग्जांपल्स हम देखेंगे कि जो अधिकतर जो कोस्टल एरिया पे जहाँ वार्म करंट जाती है वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है, जहाँ पर कोल्ड करंट जाती है वहाँ पर टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल जो है गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है, तो गल्फ स्ट्रीम की जब गर्म जलधारा, कुछ इससे डायग्राम से समझो कि ये जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा ये जो जा रही है, अब यहाँ पर जब ये यूएसए में पहुँचती है तो यूएसए के आसपास का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर देती है और यहाँ तक हीट वेव भी चलने लगती है। तो जो यहाँ के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, यहाँ के लोग हर चीज़ के, हर एक्टिविटी के जो है वो निगेटिव होती है। जबकि यही जो है ओशन करंट जब ये वेस्ट यूरोप की तरफ हम देखते हैं तो उनके लिए लाभदायक होती है, क्योंकि इसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर विंटर सीजन में भी ज़्यादा रहता है। ज़्यादा होने की वजह से वहाँ के लोगों को जो है ठंड का कम सामना करना पड़ता है और बहुत सारी जो पोर्ट से संबंधित एक्टिविटीज़ है वो कंटिन्यू जो है जारी रहती है। जबकि अगर हम नॉर्वेजियन के आसपास के एरिया देखा जाए तो वहाँ पर जो पोर्ट है इसी
गल्फ स्ट्रीम की जलधारा की वजह से वर्ष में सिर्फ 2 माह ही बंद होता है, जबकि उससे नीचे जो कनाडा के कुछ पोर्ट हैं, उससे नीचे वाले लैटीट्यूड पर लैब्राडोर की ठंडी जलधारा होने की वजह से सिर्फ साल में 2 बार ही खुलते हैं। तो ये जलधाराओं का इम्पैक्ट रहा कोल्ड और वार्म का क्लाइमेट पे जो आप देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ा इसकी। फिर आते हैं इनके, अगर एक जो जलधाराओं जो सबसे बड़ा रोल अदा करती हैं वो हीट का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर ट्रांसफ़र। जैसे वार्म जो इक्वेटर से जो जलधाराएं जा रही हैं, जो वार्म जलधाराएं हैं, ये जो है हीट को पोल की तरफ ले जाती हैं और पोल की जो कोल्ड वाटर करंट है वो इक्वेटर की तरफ अपनी ठंडी को ले आती हैं। तो इसलिए जो है पृथ्वी पर संतुलन बना रहे, बैलेंस बना रहे। तो जिस तरह से विंड जो है टेम्परेचर को बैलेंस करने में अपनी भूमिका निभाती हैं, उसी तरह से ये भी अपनी भूमिका निभाती हैं ओशन करंट टेम्परेचर को बैलेंस करने में। अब इसके बाद जो है फिशिंग इंडस्ट्री या फिशरीज जो इंडस्ट्री है, इस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, जहाँ पर मतलब एक ठंडी और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ पर फॉग बनता है। तो फॉग जो है किसी मतलब जो फिशरीज एक्टिविटीज़ है या फिशरीज के सर्वाइवल के लिए या उनके प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह मानी जाती है। साथ में इन जो जलधाराएं आती हैं, इनके साथ जो प्लैंकटन वगैरह अर्थात उनके लिए भोजन आता है, तो वहाँ पर जहाँ पर कोल्ड और वार्म दोनों जो जलधाराएं मिल रही हैं, तो वहाँ पर प्लैंकटन भोजन भी आ गया, उनके प्रजनन के लिए बहुत अच्छी जगह भी हो गई। तो इसलिए वहाँ पर जहाँ वार्म और कोल्ड ओशन करंट मिल रही हैं, वहाँ पर देखोगे तो बहुत बड़ी मात्रा में क्या पाई जाती हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। तो मछलियाँ पाई जाती हैं तो वहाँ पर फिशरीज इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई हैं। चाहे वो डांगर बैंक आप नॉर्थ सी में देख सकते हो, या आप इसके सारे लैब्राडोर जहाँ पर और गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म जलधारा है और लैब्राडोर की जहाँ ठंडी जलधारा मिलती हैं, उस रीजन में भी आप देख सकते हैं कि मत्स्य पालन के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। इसके बाद जो है अब इसका जो है व्यापार पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये क्या है कि जो जलधाराएं हैं, इनके सहारे जो है पहले शिप, बहुत पहले प्राचीन काल में शिप चला करते थे, लेकिन समय के साथ साथ इसमें बदलाव आया। अब बड़ी बड़ी जो है हाई पावर वाली शिप पड़ गई, इनका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं कहीं पर आज भी ये जो है शक्तिशाली, जैसे मान लो कि कहीं पर बहुत बड़े पैमाने पर जो ठंडी जलधाराएं हैं, अगर वो बहुत बड़े पैमाने पर हिमशिलाएँ लाती हैं, आइसबर्ग को लाकर, आइस रॉक या आइसबर्ग को लाकर वहाँ पर इकट्ठा कर देती हैं, तो वो क्या है कि शिप को बैरियर के रूप में बाधित करता है। कभी कभी शिप उसकी वजह से ब्रेक भी हो जाता है। तो ये जो है सारा इम्पैक्ट जो अभी हमने चर्चा किया, ये ओशन करंट का। और एक चीज़ है, ओशन करंट का भी एक और भी इम्पैक्ट जो पड़ता है कि वहाँ का जैसे ट्रॉपिकल डेजर्ट जो पाए जाते हैं, उस पर भी कोल्ड ओशन करंट का इम्पैक्ट है कि जिस वजह से वहाँ पर ट्रॉपिकल डेजर्ट बने हुए हैं। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, और जब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो किसी न किसी टॉपिक पर हम फिर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।